हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुराग एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल किडो केयर में एंड आप लोगों के कुशल मंगल होने की कामना भी करता हूं। आज पूरा भारतवर्ष शोक में डूबा हुआ है। क्योंकि आपने देखा है बुधवार सुबह में ये जो न्यूज़ फ्लैश हुआ था, सिद्धार्थ शुक्ला जो कि बिग बॉस से निकले हुए एंड पॉपुलर होते हुए एंड पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ती ही जा रही थी। हर न्यूज़ चैनल्स में, हर मीडिया के सुर्खियों में वो रहते थे। हर सोशल मीडिया, सोशल पेज पे आप देखोगे तो वो ट्रेंडिंग करते रहते थे। आखिर क्या हुआ बुधवार सुबह में? आखिर वो क्या हादसा था जिसके वजह से ये सारा भारतवर्ष शोक में डूबा हुआ है? बिग स्क्रीन से लेके स्मॉल स्क्रीन से लेके मिनी स्क्रीन तक जितने भी लोग हैं आज केवल एंड केवल सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में ही बात कर रहे हैं कि आखिर ये यंग नौजवान जस्ट एट द एज ऑफ 40 ईयर्स जो इतने फिट रहते थे, हमेशा जिम में पाए जाते थे, कोई बैड हैबिट्स नहीं थी, एक्सरसाइज का एंड डाइट का इतना ध्यान रखते थे, ट्रेनर्स रखे हुए थे इन्होंने, तो इसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हो गया? आखिर ये कौन सा हार्ट अटैक था जिसके वजह से इनके निधन की खबर आई बुधवार सुबह में? तो आज चलिए देखिए ये वीडियो पूरा हमारे साथ। आज मैं बहुत सारी बातों को क्लियर करने जा रहा हूं आपके सामने। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि मैं शायद गलत हूं, ये जितनी भी चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ ये शायद गलत हो, लेकिन जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको भी समझ में आता जाएगा कि क्या मेडिकली करेक्ट है एंड क्या मेडिकली करेक्ट नहीं है। आज मैं सारी बातों को आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ एंड आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एंड आपकी फैमिली आप भी सतर्क हो जाएं, आज से अटेंटिव हो जाएं एंड कुछ स्टेप्स को उठाना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में आप लोगों को भी इन सभी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। प्लस रह गई बात हमारे इस चैनल की, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे न्यू व्यूअर्स से वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि टाइम टू टाइम, डे टू डे उनको भी अपडेट्स मिलता रहे। आज बात करते हैं हार्ट अटैक, जिसको मेडिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला जाता है। तो हार्ट अटैक आखिर इस एज में, 40 इयर्स के एज में कैसे हो गया? आखिर क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको आपको भी अपने आजू बाजू देखना है, आपको भी तौलना है, बैलेंस करना है एंड अभी ही मौका है, अभी ही संभलना है ताकि आगे जाके आपको भी प्रॉब्लम ना हो। तो हार्ट अटैक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, जिसको रिस्क फैक्टर्स बोला जाता है, वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे 1 बाय 1 सारा दिखाता जाऊंगा विथ नंबरिंग। आपको कभी भी किसी भी पॉइंट को वापस देखना है या फॉरवर्ड करके देखना है तो नंबरिंग होने की वजह से आप अच्छे से इसको देख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं रिस्क फैक्टर नंबर 1, दैट इज स्मोकिंग। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, मैं सिद्धार्थ शुक्ला के लाइफ में एंटर कर उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। अगर उनके फैंस हमारे इस वीडियो से आहत होते हैं, अगर उनको बुरा लगता है तो मैं उनके लिए सॉरी भी बोलता हूं, लेकिन मैं उनके लाइफ में एंटर कर कुछ नहीं बोलने जा रहा हूं। मैं आज केवल हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो कि यंग एज में भी होता है, इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप अपने आप को आज से ही संभाल सकें। तो पहला मैं बात कर रहा था स्मोकिंग की। हेवी स्मोकर्स, जो भी हेवी स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं, इनमें यह रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए। ये देखा गया है 35% से ज़्यादा, अगर आप देखोगे इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो हार्ट अटैक 35 ईयर्स के नीचे वाले लोगों में देखने को मिला है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं हार्ट अटैक इन एल्डरली एज की बात नहीं कर रहा हूँ। हार्ट अटैक इन यंग 35 ईयर्स के नीचे वाले लोगों को भी हार्ट अटैक देखने को मिला। 35% इन 35% पॉपुलेशन जो स्मोकर्स हैं, हेवी स्मोकर्स हैं। अब देखिए एक बात को आप समझिए, आज की जो यंग जनरेशन है, आप उनको देखते हो गली में, नुक्कड़ में, चौराहे पे, हर जगह वो सिगरेट फूकते हुए मिलते हैं। अगर उनसे आप बात करो तो मालूम क्या आंसर देते हैं वो आपको एक गाना सुनाएंगे। पहले तो ये गाना सुन लीजिए। एंड ये बोलते हैं कि हम तो इस गाने को ही फॉलो कर रहे थे, हम तो जस्ट अपने स्ट्रेस को उड़ा रहे थे धुएं में।
जिस तरीके से बताया गया है, धुएं में स्ट्रेस को उड़ाता चला गया। लेकिन आप जरा इस गाने के बारीकी में जाएं, जरा समझें इस बात को। ये नहीं कह रहा है कि आप फूंक के स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, क्योंकि सिगरेट कभी भी आपके स्ट्रेस लेवल को कम नहीं करता है। ये तो ये कहना चाह रहा है कि भाई आपके लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, जितनी भी उलझने हो, जितनी भी आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई है, पजल्ड हो गई है, आप जरा कूलली एंड कामली उसको टैकल करना सीखिए। ये नहीं कि धुआं में उड़ाते जाएं। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ एंड यंग जनरेशन से भी आग्रह करता हूँ कि स्मोकिंग आज के आज ही बंद कर दें, क्योंकि स्मोकिंग जानलेवा ही होता है। स्मोकिंग के ऊपर, सिगरेट पैक के ऊपर भी लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कैन कॉज ओरल कैंसर। तो इतना सब देखने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद, पता नहीं क्यों यंग जनरेशन जा रही है इसी लाइन पे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि काइंडली क्विट करें इस स्मोकिंग को। अपने सेकंड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, ये है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए सुन लीजिए आप, कुछ लोगों से जब आप बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि अल्कोहल तो मैं बस सोशली पीता हूं, मैं तो जस्ट सोशल गैदरिंग में एंड गेट टुगेदर्स में पीता हूं। लेकिन जरा आप उनकी लाइफ स्टाइल को तो देखें, जरा सा आप अंदर जाकर तो देखें एंड झांकें कि भाई सोशल गैदरिंग होती कब है। तो आपको पता चलेगा सोशल गैदरिंग तो रोज हो रही है, कभी घर में, कभी बाहर, कभी टेरेस पे, कभी होटल में, कभी पब्स में, कभी क्लब्स में, कभी डांस बार में। सोशल गैदरिंग रोज हो रही है, गेट टुगेदर रोज हो रहा है। एंड मॉर्निंग में आप उनसे जब पूछते हो कि भाई आप अल्कोहल कब लेते हो, तो भाई मैं तो सोशली लेता हूं, कभी कभी लेता हूं मैं तो ये बात नहीं है। हमें एक परमिसिबल लेवल देखना होता है। अगर आप बात करो परमिसिबल लेवल की, तो भारत सरकार ने जो रख रखा है, लिमिट कर रखा है, दैट इज 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। मतलब कि 30 mg आपके 100 ml ब्लड के अंदर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका ओरिजिनल मायने क्या है? इसका मायने ये है कि आप अगर बियर की बात करो तो 2 pints ऑफ बियर, दैट इज 660 ml ऑफ बियर, 60 ml of whiskey, that is large peg of whiskey, या 2 glasses of wine, that is almost 200 ml of wine। ये परमिसिबल होता है आपके लिए, क्योंकि जब इस कंसंट्रेशन में आप अल्कोहल लेते हो तो जनरली ये 30 mg पर डेसीलीटर को क्रॉस नहीं करता है। एंड ये पर वीक का वैल्यू मैंने बताया है। कहने का मतलब कि एक हफ्ते में आप या तो 2 pint बियर ले सकते हो, या 60 ml विस्की ले सकते हो, या 200 ml ऑफ वाइन कंज्यूम कर सकते हो। और इसको आप जितने छोटे छोटे भाग में कंज्यूम करोगे उतना अच्छा होगा। ये ना हो कि एक बार में आपने लार्ज पैक बनाया एंड गट 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 पी गए। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे मैं अल्कोहल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अल्कोहल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फॉर कार्डियक फेलियर, फॉर हार्ट अटैक इन यंग्स। तो आज से मैं अल्कोहल के लिए भी आप लोगों को बोलूँगा कि काइंडली अल्कोहल को भी क्विट करें, या अगर अल्कोहल लेना भी चाहते हैं तो जो मैंने लिमिट बताया है इस लिमिट में ही रहकर लें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेस। यस, स्ट्रेस। आजकल आप देखो इस भागती दौड़ती दुनिया में ये स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में ला रहा है। हार्ट पे जो जोर पड़ रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके स्ट्रेस लेवल पे। इसलिए स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर रहेंगे। एंड मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा योगा में थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा अपने बॉडी को भी रेस्ट दें, थोड़ा मेडिटेशन में टाइम बिताएं, तो आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा रिलीज होगा। रह गई बात स्ट्रेस लेवल को लेके, तो मैं स्ट्रेस पे तो एक कंप्लीट वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें मैं बताऊंगा हर एक तरीके से कि कैसे स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिल सकता है। चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है स्लीप। अगर आप देखें तो इनएडिक्वेट स्लीप ये भी आपको हार्ट फेलियर की ओर, कार्डियक अरेस्ट की ओर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ओर ही ले जाता है। ऑन एन एवरेज अगर स्लीपिंग पैटर्न की बात करें तो 2 घंटे कम से कम दिन में एंड 6 से 8 घंटे कम से कम रात में होना चाहिए। आपको भी याद होगा अर्ली एज में, चाइल्डहुड में हमें सिखाया जाता था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। कहाँ गया ये आखिर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज? यहाँ तो सारे लोग लेट गोअर्स हो गए हैं, लेट राइजर्स हो गए हैं। लेट गोअर्स मतलब कि 11, 12, 1 रात के 2-2 बजे सोना होता है एंड सुबह में 11-11 बजे जागते हैं। यहाँ तो हमारी गुड मॉर्निंग होती है 11 बजे, जबकि गुड मॉर्निंग होने का सही समय है जस्ट सूरज निकलने से पहले, दैट इज अर्ली राइज।
लेकिन यहाँ का तो सारा स्लीप पैटर्न ही गड़बड़ाया हुआ है। तो ये स्ट्रेस और ये स्लीप, जब तक ये स्ट्रेस एंड स्लीप कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेगा तब तक आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल को कम करें एंड थोड़ा स्लीपिंग पैटर्न को भी मॉडिफाई करें। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। ये बात आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि एक्सरसाइज भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को लीड करता है। अब हुई ना हैरानी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं कहीं पे आप भी क्वेश्चन उठाएंगे मेरे ऊपर कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज किस तरीके से हार्ट अटैक करवा सकता है। हर एक बॉडी का एक लिमिट होता है। देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक घोड़े को आप लो, घोड़ा दौड़ रहा है, भाग रहा है, आप उसके पीठ पे बैठे हुए हो, आप उसको भगा रहे हो, दौड़ा रहे हो। एक समय आने के बाद वो घोड़ा भी थक जाएगा धीरे धीरे कर, लेकिन आपके हाथ में तो चाबुक है। आप तो घोड़े को मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो और मारे जा रहे हो, उसको और भगाए जा रहे हो और दौड़ाए जा रहे हो। भाई कब तक घोड़ा दौड़ेगा एंड भागेगा? कभी ना कभी तो जाकर वो रुक जाएगा, बैठ जाएगा एंड उसकी कहानी हो जाएगी खत्म। ठीक यही होता है हमारे दिल के साथ भी। मेडिकली अगर आप देखो तो 30 मिनट्स अ डे मॉडरेट एक्सरसाइज ही आपकी परमिसिबल लिमिट में आती है। आप अगर हेवी एक्सरसाइज कर रहे हो, 3-3 घंटे सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो, 3-3 घंटे आप जिम में शाम में एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इस बेचारे नाजुक से हार्ट का होगा क्या? एक समय आएगा जब ये आपका फेलियर की ओर चला जाएगा। एक समय आएगा जब इसमें एंजाइनल पेन होना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पे एक्सरसाइज आपके लिए एक बून की तरह होता है, एक वरदान होता है, वहीं पे हेवी एक्सरसाइज आपके हार्ट के लिए भयानक भी साबित हो सकता है। इसलिए आप लोगों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि एक्सरसाइज करें, ज़रूर करें, लेकिन लिमिट में रहकर करें। अपने बॉडी को पहचानें कि आखिर आपकी बॉडी की लिमिट क्या है। एक एज होने के बाद धीरे धीरे इस बॉडी की लिमिट भी घटती जाती है, तो वहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप हिसाब से ही एक्सरसाइज करेंगे। एक्सेस में एक्सरसाइज करना आपके बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। और ये बात भी आज के सारे डॉक्टर्स का कहना है एंड ये मेडिकली सर्टिफाइड थिंग है। आप चाहें तो डिफरेंट सोर्सेज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जर्नल्स को निकाल कर आप देख सकते हैं। इसलिए ये कहना कि फलाना आदमी एंड फलाना आदमी तो एक्सरसाइज बहुत करता था, वो काफ़ी फिट था, उसको तो हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस बात को समझें एंड फॉलो भी करें। रह गई बात अब लाइफ स्टाइल की, तो जो लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं उनको तो हार्ट अटैक आना एक ना एक समय पे लाजमी है। तो आपको सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। आपको फॉलो करना है एक वेल हेल्दी पैटर्न को, जहाँ पे स्ट्रेस ना हो, प्रॉपर स्लीप हो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में आप टाइम दे रहे हो, थोड़े मेडिटेशन में आप टाइम दे रहे हो। तो ओवरऑल मैं इसको बोल सकता हूँ कि अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं फूड हैबिट पे। फूड हैबिट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही लीड करता है एथेरोस्क्लेरोसिस को। एथेरोस्क्लेरोसिस कहने का मतलब इस कोलेस्ट्रॉल का, इस फैट का जमा होना आपके हार्ट के नलियों में। आखिर ये कहाँ से आता है, कैसे जमा हो जाता है? आप रुपये तो आकर जमा नहीं हो जाएगा। आप जो खाओगे, आप जो कंज्यूम करोगे, वही तो यहाँ पे डिपॉजिट होगा फाइनली। तो हमें चाहिए फैटी मटेरियल से दूरी बनाना। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि फैटी मटेरियल आप बिल्कुल ज़ीरो कर दें, इसका भी एक लिमिट होता है। 30 to 35% आप कंज्यूम कर सकते हो, जिसमें आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेटेड वैल्यू में आपको लेना चाहिए। तो फैटी मटेरियल लें, बट एक्सेस में ना लें। साथ में आपको जो मेन फूड आइटम्स होता है, चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, फ्रूट्स हैं, फ्रूट जूस हैं, थोड़ा सा इन सबको अपना कर देखें। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, अल्कोहल, स्मोकिंग से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें। तो आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। जो लोग समय पे डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, उनको ये कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक अर्ली एज में आ सकता है। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। एंड फाइनली बात करता हूँ मैं जेनेटिक्स की। कहीं कहीं पे देखो आपकी बॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। हो सकता है आपका खान पान बिल्कुल नॉर्मल हो, आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे होते हो, आप स्मोकिंग से दूर होते हो, आप अल्कोहल से भी दूर होते हो, स्टिल 30, 35, 40 ईयर्स में आके आपको हार्ट अटैक हो जाता है। भाई कहाँ से हुआ ये हार्ट अटैक? तो ये आपके जेनेटिक्स में है।
ये आपका बॉडी प्रोग्राम्ड है इस तरीके से। आप अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो आपके दादाजी, आपके परदादा, आपके फैमिली के कुछ और अदर मेंबर्स जैसे आपके बड़े पापा हो गए या आपके चाचू हो गए, आपके घर के मेंबर्स जैसे आपके फादर हो गए या आपकी मदर साइड से हो गए, उनको भी हो सकता है ये हिस्ट्री हो। एंड अर्ली एज में वो भी हो सकता है हार्ट अटैक के शिकार हो गए हों। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ऐसी हिस्ट्री आपके घर में है तो आप आज से सतर्क हो जाएं। एंड इन लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कम से कम जब इनकी एज 30-35 ईयर्स क्रॉस कर जा रही हैं तो एटलीस्ट एक बार फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करा लें। एंड ईयरली हार्ट से रिलेटेड जो भी टेस्ट्स होती हैं, एंड कुछ एंजियोग्राफी होता है, कुछ इको होता है, स्ट्रेस इको होता है, ईसीजी होता है, कंटिन्यूस हॉल्टर मॉनिटरिंग ईसीजी होता है, एटलीस्ट ये कुछ टेस्ट आपको जानकारी में होनी चाहिए। एंड ये टेस्ट आप जाकर करा भी सकते हैं। ये कुछ सारी बातें थी हार्ट अटैक को लेके अर्ली एज में। रह गई बात इनसे रिलेटेड किसी भी क्वेरी या क्वेश्चन को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हर बार की तरह आपको आंसर ज़रूर दे दिया जाएगा। थैंक यू।